एक 19 साल के लड़के ने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चाय बेचकर 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ, ये कोई फ़िल्मी आइडिया नहीं है या ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाय सुट्टा के फाउंडर अनुभव दुबे के बारे में। उन्होंने 19 साल की उम्र में एक कॉलेज जाने की उम्र में उन्होंने अपने इस बिज़नेस की शुरुआत की। आज वो अपनी कुल्हड़ वाली चाय को विदेश तक लेकर जा चुके हैं। तो आइए अनुभव से बात करते हैं उनकी अब तक की जर्नी के बारे में। अनुभव हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, अनुभव जैसा कि आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपने एक बहुत ही कम उम्र में अपने बिज़नेस की शुरुआत की है। तो पहला मेरा सवाल यही है कि क्या आप एक बिज़नेस फैमिली से हैं या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं? मेरे पापा भी बिज़नेस करते हैं लेकिन उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने दूध की डेयरी खोली थी पहले, उसके बाद फिर वो रियल एस्टेट में आए। लेकिन उनके बिज़नेस और मेरे बिज़नेस में बहुत अंतर है और हमारे यहाँ पे बिज़नेस को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कभी से भी, आई डोंट नो व्हाई। एक ज़्यादा पढ़ाई पे ही ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, पढ़ोगे, लिखोगे, होगे तब आप खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब वाली कहावत हमारे यहाँ पे बहुत चलती थी। तो मेरा और मेरे पापा के बिज़नेस का कोई रिलेशन नहीं है एज़ सच। तो मतलब जो ख़्याल था बिज़नेस का वहीं से कि उन वो काफ़ी ट्रेडिशनल बिज़नेस में थे अगर देखा जाए तो। तो इस बिज़नेस में आप कैसे हैं? मतलब ये आपका पहला स्टार्टअप था या इससे पहले भी आपने कोई किसी और स्टार्टअप में काम किया था या कुछ किया था इससे पहले? नहीं, ये पहले ही था हमारा और स्टार्टअप में किसी भी स्टार्टअप में हमने ऐसा कुछ काम कभी किया नहीं। हुँ, हुँ। जिसके हमको चाय का हमको लगा कि चाय इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस मतलब वेरी गुड तो नहीं लेकिन जितने हमारे पास कैपिटल थे उससे ये चीज़ तो की जा सकती है, हमको ऐसा लगता था हुँ, हुँ। और हमने चालू कर दिया और चल पड़ी दुकान हमारी। आपने जवाब तो बिल्कुल ऐसे दिए जैसे कि कहीं नुक्कड़ पे हमने चाय की दुकान खोली। बेसिक तो यही है कि नुक्कड़ की दुकान को आपने एक ब्रांड में कन्वर्ट किया है, स्पेशली जो कुल्हड़ वाला कॉन्सेप्ट था, जो आप जिसको लेकर आए। थोड़ा-सा आप उसके बारे में बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? अ, आई मीन आपने बिल्कुल सही बोला, एक चाय की टपरी थी, एक चाय की गुमटी थी जो जिसको हमने चालू किया था, वो बिल्कुल हूबहू वैसी ही लगती थी। बट थोड़ा-सा एज था हमारे प्रोडक्ट में कि हम कुल्हड़ में चाय देते थे, उस टाइम पे कुल्हड़ में यहाँ पे कोई चाय नहीं मिलता था इंदौर में और फिर हमारे यहाँ पे म्यूज़िक अच्छा था, हाइजीन हम मेंटेन करते थे। 2016 में हमने चालू किया था। 3 लाख रुपए मेरे पार्टनर के पास में थे उसी के पैसे से हमने स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं क्योंकि मैंने घर पे बताया नहीं था। और बता भी देता तो बिज़नेस करने के लिए तो नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए, कोचिंग फीस के लिए आप जितना बोलते हो उतना दे देते हैं। अ, तो 2016 में हमने जब चालू किया तो अ, सिर्फ़ चाय का एक फ्लेवर हमने रखा था और एक ही चाय रखी थी ₹7 की सिर्फ़ और सिर्फ़ चाय बेचते थे हम लोग, कुछ भी नहीं करते थे। ग्रेजुअली जब हम लोग के पास डिमांड बढ़ने लगी, भीड़ आने लग गई तो हमने कई फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर कुछ खाने का इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उसके बाद कुछ महीने में हमारे पास इंक्वायरी आने लगी कि यार बहुत अच्छी दुकान चल रही है, हमारे लड़के को भी लगाओ यार दुकान में, तो हमने बोला हम फ्रैंचाइज़ी दे देते हैं। तो हमने फिर फ्रैंचाइज़ी दी, तो हमारी दूसरी दुकान खुली इंदौर शहर में ही। फिर तीसरी हमारी उज्जैन में तीसरी भी इंदौर में खुली, चौथी हमारी डायरेक्ट हमारी मुंबई में खुली और मुंबई हमारे लिए एक जैकपॉट से कम नहीं था और मतलब मुंबई फ्रॉम मिनी मुंबई टू डायरेक्ट मुंबई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम लोग के लिए। फिर हमने ग्रेजुअली लर्न करते गए, फ्रैंचाइज़ मॉडल दुकान चलाते गए, सीखते गए और अभी भी सीख रहे हैं, चल रही है जर्नी। हुँ। आपने कहा कि आपने लिटरली एक चाय की दुकान खोली, तो चाय सुट्टा जो आपने एक नाम दिया, ये शुरुआत से आपके साथ था या आपने इसको दोबारा मतलब जोड़ा? मतलब एक नॉर्मल एक चाय की दुकान आपने शुरुआत की थी या आपने इसको प्रॉपर एक ब्रांडिंग करके इसकी शुरुआत की? ब्रांडिंग के तो पैसे ही नहीं थे ना मैम, 3 लाख रुपए में आप क्या कर सकते हैं? 3 लाख रुपए ऐसे खत्म हो गए कि हमारे पास में बोर्ड लगाने के भी पैसे ही नहीं थे। हुँ, तो हुँ। ब्रांडिंग तो बहुत दूर की बात, नाम की बात आई तो नाम हम लोग ब्रांड ज़रूर बनाना चाहते थे। तो हम लोग का नाम का चयन भी हम लोगों ने इसलिए किया इसलिए ऊटपटांग नाम रख दिया हमने कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि यार ये भाई क्या है ये? हुँ, राइम हुँ। भी करता है, चाय सुट्टा लोगों की जनरेशन में बहुत चलता भी है। जबकि हम लोग कभी सिगरेट हमने कभी भी नहीं बेची। नहीं हम किसी को अलाउ करते हैं पीने के लिए। इनफैक्ट हम लोग एंटी स्मोकिंग कैंपेन करते हैं। इट्स जस्ट अ नेम। लेकिन हम लोगों ने ब्रांडिंग हम लोग की तो धीरे-धीरे की हमने मार्केटिंग भी ऐसे की थी कि अ हम आपस में ही जब कहीं पे भीड़ वाली इलाके में जाते थे तो आपस में ही बात करते थे, यार वो सुना है कि चाय सुट्टा बार बहुत चलते हैं, देख के आते हैं। हुँ, तो हुँ। लोगों को लगने लग गया क्या है ये? फिर उसके बाद में हम लोग बहुत सारी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करने के लिए हमने बहुत जितने हम लोग सक्षम थे, हम सब सब किया। हम लोग दोस्तों को बुला लेते थे, तो काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, तो लोगों को लगता था कितनी भीड़ है,
इसके यहाँ पे, जबकि वो हमारे खुद के दोस्त थे, तो उनको लगता था कि दुकान बहुत चलती है, कुछ अच्छा देता है। और फिर हमने गर्ल्स हॉस्टल के पास में भी खोली थी दुकान, तो गर्ल्स का क्राउड हमने अट्रैक्ट किया, तो बॉयज का क्राउड ऑटोमेटिकली आ गया। शुरुआत में आपकी ब्रांडिंग उस तरीके से नहीं थी। तो मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि आपने जो चाय सुट्टा जो नाम था, आपने शुरुआत में वैसे ही आपने कहा कि आपके पास पूरा बैनर-वैनर लगाने का भी वो नहीं था। तो आपने प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि एक चाय सुट्टा जैसे अभी जो आपके ओरिजिनल आउटलेट दिखते हैं, तो वो आपने कैसे मतलब शुरुआत की? 2016 में ही इसकी शुरुआत हुई थी या कुछ समय के बाद आपने इसको शुरू किया उस तरीके से, प्रॉपर ये तरीके हमने ढाई से? महीने में 2 ढाई महीने में हमने बोर्ड लगा लिया था। पहले तो हमने प्लाई एक हमारे पास बची थी, उसमें हमने वाटर कलर से चाय सुट्टा बनाना रख दिया था, ओके। क्योंकि जैसे बताया बोर्ड के लिए पैसे नहीं थे। हुँ, हुँ, हुँ। फिर जब दूसरी दुकान हमारी खुली, तो हमको ये लोगों को तक पहुंचाना था कि यार ये भी हमारी दुकान है, और जब भी कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोग देखते हैं, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बनने लग जाता है। हुँ, हुँ। तब फिर हमने दोनों जगह सेम बोर्ड लगाया, सेम प्रोडक्ट लगाए, सेम गाने हुँ। बजते थे। तो तब फिर धीरे धीरे ब्रांड की एक इमेज लोकली बनने लग गई, जहाँ से हमने चालू किया था इंदौर रीजन में। फिर बाद में फिर हम उसको एक्सपैंड किया, धीरे धीरे काम किए, और फिर हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग समझ में थोड़ा हमारे पास पैसे आए, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, काम किया उस पर। अगर आपकी स्टार्टिंग की बात करें मतलब शुरुआत में आप कितनी चाय एक दिन में बेचते थे और आज आप कितनी चाय एक दिन कुल्हड़ की चाय या चाय आप कितनी बेचते हैं? आज की बात करें और आपके पहले दिन की बात करें। पहले दिन तो हमारा करीबन 800 रुपए का कुछ का हुआ था, 700 800 रुपए का कुछ हुँ, का टर्न हुआ था पहले दिन का। हुँ। तो करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि हमने 100 चाय बेची होगी पहले दिन। वो भी पहले दिन तो हमने फ्री की थी, सेकंड दिन हमने 100 चाय बेची थी। ओके। और आज 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 की बात की जाए, तो आज हम लोग पूरा चाय सुट्टा बार करीबन करीबन 4.5 लाख कुल्हड़ चाय एक दिन में बेचता है। ओके। अच्छा हम्म। अनुभव एक बात करें कॉम्पिटिशन की। देखिए आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो छोटे गली नुक्कड़ में जो खुले होते हैं चाय वाले, उनसे भी है और चायों जैसा ब्रांड भी है और भी कई ब्रांड्स हैं जो आपकी ही कैटेगरी में हैं। तो क्या आपका उनसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है और अगर आप इसे कॉम्पिटिशन मानते हैं तो आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे हैंडल कर रहे हैं? कंपटीशन तो नो डाउट हमेशा ही रहता है मार्केट में। कोई भी मार्केट कंपटीशन से अछूता नहीं रहता है। कंपटीशन वेरी गुड, क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, उसमें काम करते रहते हैं, सोसाइटी में मोनोपोली नहीं क्रिएट, इट्स गुड इन जनरल। बट कॉम्पिटिट करने की बात आई, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन इनोवेशन, ये तो आपको हमेशा निरंतर करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स में हमेशा चेक रखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उनके क्या प्रोस है, क्या कौन सा उनके जो उनकी अच्छाइयाँ हैं। मैं तो अपने हमेशा कॉम्पिटिटर्स को गुरु मानता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जो भी अच्छाई वो करते हैं, उनको हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हुँ, और जो जहाँ पे वो गलतियाँ, जहाँ पे त्रुटियाँ कर रहे हैं, वो हम लोग गलती रिपीट नहीं करते हैं। अगर हमको फीडबैक मिलता है, तो हम लोग फीडबैक के साथ में अपने प्रोडक्ट में भी रेक्टिफिकेशन करते हैं और उसको बेटर करते हैं। और कॉम्पिटिटर मतलब कस्टमर तो उसके पास जाएगा जहाँ पे माल सस्ता मिल रहा है और क्वालिटी वाला मिल रहा है। इट्स ओके। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक कि आप सस्ता माल बेचेंगे, ब्रांड का माल सस्ता में बेचेंगे और क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। अदरवाइज लॉयल्टी इज अ मिथ। कोई भी कहीं पे स्टिक नहीं करता अनलेस अनटिल उनको प्रॉफिट हो, वैल्यू एडिशन हो। अनुभव अपनी प्रोडक्ट रेंज के बारे में कुछ बताइए। चाय के अलावा चाय सुट्टा बार पे और क्या मिलता है? चाय के अलावा बेसिकली वी आर अ क्यूएसआर मॉडल, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है हमारे। तो जो भी चीजें जल्दी तैयार हो जाएं, जैसे कि चाय हो गया, मैगी हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट रेंजेस हैं। पहले हमने बहुत सारे चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, अभी हमने उसको कट शॉर्ट करके छोटी की है, और करीब करीब 20 से 30 प्रोडक्ट्स ही रहेंगे हमारे आउटलेट में। अच्छा, एक चीज़ और कि शुरुआत में आपने कितने प्रोडक्ट उतारे थे? और आपने उसको कट शॉर्ट क्यों किया? मतलब क्या इसके पीछे रीज़न्स रहे? And we started with only one product, that is chai. Chocolate chai, we started with only one product we had. Okay. Then we gradually introduced 2 3 more flavors in it. फिर इसके बाद कुछ खाने का ऐड किया। फिर हमारे पास डिमांड आने लग गई। तो हमको ऐसा लगता था कि हर चीज़ तो बना सकते हैं, हर चीज़ तो ईज़ी है। तो व्हाई नॉट टू हैव एवरीथिंग इन आवर मेन्यू? सो हम लोग 200 का आंकड़ा पार करके 200 से ज़्यादा चीज़ हो गई। फिर हम लोग को ग्रेजुअली ये चीज़ समझ में आई कि सारी चीज़ें मेन्यू में नहीं रखी जा सकती है। जितना सॉर्टेड मेन्यू होगा, उतना अच्छा एसओपी बनेगा, उतना अच्छा कम मैन पावर लगेगा,
उतना कम सर्विस टाइम लगेगा, अपने पेरिशेबल गुड्स रहते हैं तो खराब नहीं होंगे, सारी चीजें यूज हो जाएंगी। तो ये हमको धीरे धीरे समझ में आया, तो वी फाइनली हम लोग ने अपना मेन्यू जो है 200 से करीबन 20 से 30 लेके आ गए। ओके। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिला? कम करने से और ज्यादा करने से बता देता हूँ, ज्यादा करने से ग्राहकी आपकी नो डाउट बढ़ जाती है, लोग को वैरायटी चीजें खाने को मिलती है, तो और कहीं पर नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि एक ही डेस्टिनेशन है जहाँ पे सारी चीज मिल जाएगी, तो लोग वो जगह ज्यादा पसंद करते हैं। वेयर एज अगर ज्यादा मेन्यू रहता है तो आपको प्रोडक्ट की रेंजेस ज्यादा रखनी पड़ती है, और कई प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ क्योंकि कम रहती है तो वो खराब हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आपकी चीजें जल्दी बिक जाए और एक सेम एसओपी से ज्यादा चीजें बन जाएं। मैन पावर कम लगता है, जैसे मान लीजिए हमने 10 तरीके के सैंडविच रख दिए, एक बार कस्टमर है 10 तरीके का उन्होंने ऑर्डर कर दिया, 10 हाथ लग जाएंगे और समय लग जाएगा, तो समय और मैन पावर दोनों फंस जाता है उसमें। तो वो चीज नहीं होती है, एक सिंगल चीज अगर ऑर्डर करेंगे, जैसे 10 ही लोगों ने अगर सेम आपका सैंडविच ऑर्डर कर दिया, तो बनाना बहुत ईजी होगा क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट डालेंगे, सेम एसओपी रहेगा, तो जल्दी बन जाएगा। तो ये एक बेनिफिट फैक्टर रहता है कम लिमिटेड मेन्यू का। अनुभव, अभी हाँ, आपके कितने आउटलेट है और कितने फ्रेंचाइजी हैं? अभी हमारे 4 आउटलेट है खुद की कंपनी ओन्ड, और बाकी सारे फ्रेंचाइजी हैं, 400 करीबन हमारे फ्रेंचाइजी हैं, 400+ फ्रेंचाइजी है इंडिया में। क्या आपका फॉरेन में भी अपनी कुछ आउटलेट खोलने का प्लान है? ओपन ऑलरेडी कर लिया है, हमारा पहला आउटलेट 14 जनवरी 2020 को दुबई में लाइव हो गया था, अलकरामा में। फिर अभी एक और आउटलेट खुल गया है दुबई में। हमारे 2 आउटलेट नेपाल पे बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, मस्कट में है। अभी हम लोग रिसेंटली कपड़े इनकॉर्पोरेट किए यूके, यूएसए, कनाडा में, और अभी मतलब हर जगह पे ग्रो कर ही रहे हैं। और ये आउटलेट आपके अपने हैं या फ्रेंचाइजी है? फ्रेंचाइजी है, ओके। फ्रेंचाइजी है। हाँ, ओके। अनुभव, एक सवाल और कि जो फ्रेंचाइजी आपकी जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसको क्या करना होगा? उसको फ्रेंचाइज लेने के लिए तो एक नंबर होता है 62 62 3031, उस पे कॉल करके, तो वेबसाइट पे जाके फ्रेंचाइज एग्जीक्यूटिव से बात करके आपको जहाँ पे भी चाहिए उस लोकेशन के लिए आप बात कर लीजिए। एक्चुअली लोकेशन का बड़ा पंगा रहता है क्योंकि लोकेशन की अवेलेबिलिटी होना बहुत क्योंकि स्पेशली नॉर्थ में वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट, हम लोग के पास जगह ही नहीं है, हम लोग जहाँ पे फ्रेंचाइज देखे हमारी सारी फ्रेंचाइजी बुकड हो चुकी है ऑलमोस्ट हम्म। हर जगह की। तो एक तो जगह कंफर्म करें, जगह कंफर्म करने के बाद में हमारी R&D टीम होती है, वहां पे जाके रिसर्च करती है, जगह अच्छी रहती है तो फाइनल कर देती है दुकान, और फिर बाकी के आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है। अ, अनुभव, अगले 5 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए बहुत बड़ा हमारा गोल हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है कि इफ नॉट एवरी सिटी देन डेफिनेटली एवरी कंट्री हम लोग हमारा एक आउटलेट हो जहाँ हम्म। पे हम इंडिया की मिट्टी में चाय सर्व करें। तो हमारा एक ये बहुत फेमस भी हुआ था कि जो भी चाय पिएगा हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। तो अभी भी हम लोग इस चीज पे लगे हुए हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स हम लोग अपने ग्लोबली एक्सपेंशन में ध्यान दें, कीपिंग द सस्टेनेबिलिटी इन आवर माइंड। आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज क्या है? 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है हम लोग के यहाँ ओके। पे प्रोडक्ट। 10 रुपए की चाय से स्टार्ट हो जाता है, 10 15, और फिर उसके बाद में 200 250 तक भी जाता है। आपको लगता है कि जो आपकी प्राइसिंग है उसने आपको काफी मदद की है अपने कंपटीटर से? ऑब्वियसली, नो डाउट, मतलब प्राइस कॉम्पिटिटिव अगर रहती है, प्राइस अगर आपका बहुत कम रहता है कंपेरेटिवली दूसरी जगह से, तो लोग तो जरूर ट्राई करते हैं, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करेंगे, फिर आपके प्रोडक्ट पे दम होगा तो वो आपके प्रोडक्ट में रुकेंगे, नहीं तो अदरवाइज स्विच कर जाएंगे। तो प्रोडक्ट, नो नो डाउट, प्राइस तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ना कि सिर्फ हमारे प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में। अच्छा, जैसे मैंने 5 साल की बात की, आपने कहा कि जितना जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट रेंज आपने कम किया, उससे आपको हेल्प हुआ। क्या नेक्स्ट 5 ईयर में भी आप इसी रेंज पे फोकस करना चाहेंगे या इसे बढ़ाएंगे? तो chai is the basic necessity of Indian people, and I think which is basic necessity of Indian people, it has to be affordable in price. Whereas if you talk about the other brands जिनका आपने नाम लिया, so they are not a direct competitors, reason being के वो उनकी प्रेजेंस जो है आप देखें, दे टारगेट द क्लासेस, प्राइस रेंज उनका ज्यादा है, उनकी जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो एयरपोर्ट्स में है या फिर मॉल्स में है, वेयर एज हम लोग मासेस में टारगेट करते हैं, रहते हैं क्लासेस हम लोग स्ट्रीट्स में हैं।
सो देयर इज डिफरेंट, एंड इन द कमिंग टाइम इफ द इन्फ्लेशन गोस, डेफिनेटली हम लोग को अपना प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो बढ़ाना पड़ेगा, और लोगों की पर्चेसिंग पावर बढ़ती है तो प्राइस बढ़ाने में फिर कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अभी तो हम लोग कोशिश करके चलेंगे कि इसका प्राइस हम लोग कम ही रखें, लेकिन अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है उसके अलावा। अच्छा अनुभव, आपने अपनी पहली गाड़ी कब खरीदी और कौन-सी ली थी? गाड़ी पहली गाड़ी मेरे को मेरे पापा ने दिलाई थी, पल्सर 220, जब मैं 12th पास किया था। उसके बाद में मैंने अपने लिए तो कोई गाड़ी नहीं खरीदी। मेरे भाई के लिए अभी सेकंड हैंड स्विफ्ट ली है एक डीजल, वो काफी चल भी रहा है। तो गाड़ी का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। गाड़ी लेना नहीं लेना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। अगर उनको पसंद है तो ले, लेकिन मुझे कोई इतना कोई खास शौक नहीं है गाड़ी का। और मुझे प्रोडक्टिव लगी नहीं, क्योंकि मेरा जो काम रहता है वो इधर रहता है और शहर में ही रहता है। शहर के लिए मुझे कोई ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए नहीं, हो तो छोटी गाड़ी से भी काम हो जाता है। बाहर जाना रहता है तो ट्रेन है, फ्लाइट है, उससे चले जाते हैं, या दोस्तों गाड़ी रहती है तो उससे उनकी गाड़ी चले जाते हैं। अनुभव, आपने कोई 2 चैलेंजेस जो अपने बिज़नेस में शेयर किए हों, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी तरह दूसरे स्टार्टअप्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? See, there are n number of challenges in entrepreneurship. Problem solving nature is the definition of entrepreneurship. वो तो उसका मतलब परिचय ही इसी प्रकार से होता है कि आपको समस्या का समाधान करना है, वही तो व्यवसाय है। हुँ, तो समस्या तो निरंतर आती है। हम लोग के पास फाइनेंशियल क्रंच आया जब 2020 में कोविड आया। बहुत बड़ी समस्या आ गई थी हमारे पास में। हम लोग ऑफलाइन व्यवसाय वाले हैं, हम लोग को धंधा ही हुँ। उसमें करना है, दुकान खोल कर शटर ही बंद हो गए तो कैसे धंधा करेगा आदमी। तो वो एक हमारे पास बड़ी समस्या आई थी। सेकंड, हमारी टीम बिल्डिंग की बहुत प्रॉब्लम आई। हमने टीम बिल्डिंग की तो जो भी लड़कों को हमने अपना भाई समझ के रखा स्टार्टिंग में, तो कोविड में जब उनको पैसे नहीं दे पाए, सैलरी कटी, तो छोड़ के चले गए और मर्ज कर गए किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ में। तो वो एक बड़ी समस्या आई हमारे साथ। और यही सलाह सलाह क्या देंगे, मतलब मैं अभी खुद भी सीख रहा हूँ, मैं सलाह क्या दूँ। लेकिन जितना मैं भुक्तभोगी हूँ उतना ज़रूर बताऊँगा मैं कि आपको, जहाँ तक हम आए हैं इस जर्नी में, आपको निरंतर लड़ते आना चाहिए। आपके अंदर इतना जिगरा, आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या के साथ में खड़े हो जाएँ और आपके अपने वैल्यूज़, मॉरल्स को ना खोएँ। देखिए, पैसा तो नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इज़ डैम इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू कीप योर मॉरल्स एंड वैल्यूज़ अलाइव, और आपके विज़न के साथ अलाइनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कोई भी समस्या है तो आप उससे डगमगाएँ नहीं। लगे रहिए निरंतर। हो जाती है चीज़ें, थोड़े कभी-कभार टाइम भी लगता है, और अच्छे साथी आपके रहते हैं, अच्छी टीम रहती है तो नैया पार हो जाती है फिर। आपके साथ कितने फाउंडर्स थे जब आपने बिज़नेस शुरू किया? मेरे साथ मेरा दोस्त था आनंद, बचपन का ओके, दोस्त है, को-फाउंडर वही है। हाँ जी। ओके, ओके। और ये भी बोलना चाहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्टेंस भी मिल रही है और लोग करना भी चाह रहे हैं, परस्यू भी करना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल स्टार्टेड got the awareness of entrepreneurship. But to the contrast, I would like to tell people, those who want to be entrepreneurs, that कि it's not a fairy tale. ये एक परियोग कहानी नहीं है जिनमें सारी चीजें बहुत आसान है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को डरा रहा हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई लोग नहीं बताते। सबको लगता है बहुत आसान है, आसान नहीं है, इट्स नॉट ईज़ी। लेकिन इसमें मजा बहुत आता है। तो आप इसको कर रहे हैं तो बिल्कुल गांठ बांध के करिएगा कि ये थोड़ा सा सफर आपका रोलर कोस्टर रहने वाला है, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। अनुभव।